क्वेश्चन लिखवा दिए हैं। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। देखो जनन तंत्र के होता है दो गो, नर में बोलते हैं नर जनन तंत्र और मादा में बोलते हैं मादा जनन तंत्र। ये एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है, फिगर के साथ आता है। देखो नर जनन तंत्र और मादा जनन, पहले हम लोग कौन जनन तंत्र देखते हैं? नर जनन तंत्र। देखो जनन तंत्र में के प्रकार के अंग शामिल होता है? 2 प्रकार के होता है। एक के बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राथमिक लिंग अंग, एक के बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग या द्वितीयक लिंग अंग। देखो प्राथमिक लैंगिक अंग या लिंग अंग किसको बोलते हैं? वैसा अंग जो कोची के निर्माण करे? युग्मक के निर्माण करे। कोची के निर्माण करे? युग्मक के। यानी कि वैसा अंग जो किसका निर्माण कर रहा है? युग्मक के निर्माण कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। अच्छा ये बताओ युग्मक, नर युग्मक को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ये बताओ शुक्राणु के निर्माण कौन करेगा? वृषण। क्या बोले? कौन करता है? वृषण। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक लिंग अंग है, तो कौन हो जाएगा? वृषण। ये नर में है और मादा में कुछ रहता है? अंडा से। यानी कि प्राथमिक लिंग अंग क्या होता है? 2 गो, एक होता है नर में वृषण और मादा में अंडा से। एक बाद जितना अंग बचा वो सब कौन अंग रहेगा? द्वितीयक लिंग अंग रहता है। इसे पूछेगा कि बताओ इस शुक्र वाहिनी प्राथमिक है कि द्वितीयक है? द्वितीयक है। युग्मक के निर्माण नहीं कर रहा है, केवल युग्मक को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाने में सहायता करता है। तो तुमसे पूछेगा कि बताओ वृषण कोष, वृषण कोष को चाहिए प्राथमिक लिंग अंग है कि द्वितीयक लिंग अंग है? वृषण कोष, अरे केवल वृषण को छोड़ के बाकी जितना बचेगा वो द्वितीयक लिंग अंग कहलाएगा। और वृषण और अंडाशय ये दोनों को कहलाता है प्राथमिक। देखो एक होता है द्वितीयक लिंग अंग, एक होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। याद रखना, एक कुछ होता है द्वितीयक लिंग अंग, एक होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये दोनों में फर्क है। देखो द्वितीयक लिंग अंग और द्वितीयक लैंगिक लक्षण में कुछ फर्क है। द्वितीयक लिंग अंग को वैसा लैंगिक अंग को कहते हैं जो युग्मक के निर्माण नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक लिंग अंग कहते हैं। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसको कहते हैं? वैसा लक्षण जो बाहर से किसी को देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन नर है और कौन मादा। वो बेंच से इन्ने जितना बैठल है ये सब चुगलखोर बैठल है, और पीछे बैठल है जो लतखोर बैठल है, ये हम जो पता किए ये कौची कहलाएगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। यानी कि देखो हम लोग किसी जीव को डीएनए चेक करके भी बता सकते हैं कि वो लड़की है कि लड़का। और अगर बिना डीएनए चेक कर ले बाहरी शारीरिक संरचना देख के अगर बता दिए कि वो लड़की है कि लड़का, तो वही चीज को क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये बताओ तोर घरे मोबाइल पर फोन आता है, तो बताओ अब फोन आता है तो से पूछता है कि हेलो लड़का है? हेलो आप कौन? मैं बिजली बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हो? मैं खंबा बोल रहा हूँ। लड़की नहीं पूछता है, ओकर आवाज से तुमको पता चलता है कि नहीं कि लड़का है कि लड़की। तो एज तक के भी अंदाजा लगा देता है कि कोनो लड़की फोन की है कि कोनो बूढ़ी फोन की, नहीं बता देता है। तो यही कुछ है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अच्छा ये बताओ त्वचा छू के पता चलता है कि नहीं कि कौन नर है कौन मादा? तो अपन पापा के हाथ छुएगा ना तो एकदम खपरा जाएगा हाथ एकदम और पूरा रहेगा स्ट्रॉन्ग, और मम्मी के छुएगा ना तो एकदम पुआ ऐसा पुल पुल करते रहता है। तो यानी कि मादा के जो स्किन होता है सॉफ्ट होता है, नर के कुछ होता है हार्ड होता है। ठीक है। अरे आओ आओ कैसे पता कर सकते हैं? बाल से। ये बता रे दाढ़ी मूछ के आना ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है कि नहीं? अरे दाढ़ी मूछ आता है तो ये लड़का लड़की के सब क्या आता है? नहीं। अगर कोई के दाढ़ी मूछ आए तो कुछ बोला कि लड़का है कि लड़की, पूछेगा ओकरा से? नहीं। वो समझ जाओ जिसका दाढ़ी मूछ आए कुछ है मादा। बताओ इस वन के दाढ़ी मूछ आता है? देखो दाढ़ी मूछ वाला बहुत लेकर नसीब वाला होता है जेकर दाढ़ी मूछ आता है। ठीक है। लड़कियन बेचारी जिंदगी भर मिस करते कि हम लोग पास रहता बड़का दाढ़ी। अरे चुप चुप सामने चलो। चलो तो याद रखना द्वितीयक लैंगिक लक्षण समझ में आ गया?
वैसा लक्षण जिसको बाहर से देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन लड़का है या कौन लड़की है, यानी कौन नर है कौन मादा है, उसको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और द्वितीयक लिंग अंग दूसरा चीज होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण दूसरा चीज होता है। ये नहीं कि एक वाला एक में घुसा देना, एक वाला एक में। 10th क्लास में इतना नहीं पढ़ना, 10th क्लास में सीधे नहीं पढ़ना रहता, लेकिन बता दिए। तुमसे पूछा कि प्राथमिक लिंग अंग कौन है, तो वृषण नर में, और मादा में कुछ हो जाता है अंडा से। और द्वितीयक लिंग अंग पूछेगा तो बस नर में वृषण हटा दो, मादा में अंडा से, बाकी जितना बचा उस सब कुछ है द्वितीयक लिंग अंग है। ठीक है, अब एकरा में पहला चलते हैं हम लोग। सबसे पहला इसमें आते हैं वृषण, कुछ आते हैं वृषण, वृषण नहीं आता, सबसे पहले आते हैं वृषण कोष। कोष मतलब कुछ होता है घर, जैसे तुमने सुना है पराग कोष, जहां पराग कण रहता है उसको क्या बोलते हैं, पराग कोष। तो जहां वृषण रहता है उसको क्या बोलते हैं, वृषण कोष। अच्छा पहले देखो, सबसे पहले तो बताना है संरचना के बारे में। 3 लाइन तुमको भी नहीं याद कर लिया, याद हो जाएगा। कोई परिभाषा बताता है तो सबसे पहले को संरचना बताओ, फिर होकर संख्या बताओ, फिर होकर काम बताओ। ये एक लाइन याद करे, के लाइन याद हो जाएगा, 3 लाइन। जैसे तुमसे हम पूछते हैं कि वृषण कोष, याद रखना एकल संरचना कैसे होता है, थैली नुमा, कैसे होता है, थैली नुमा। इस संख्या में क्या होता है, एगो, अंदर से के भाग में बट रहता है, 2 भाग में। ये बताओ, इतना बात याद हो गया। वृषण कोष, ये बताओ एक संरचना कैसे होता है, थैली नुमा, कि अंदर से के भाग में बट रहता है, 2 भाग में। देखो यही जो बात है, वृषण कोष है, अंदर से के भाग में बटल है, 2 भाग में बटल है। ठीक है एगो, लेकिन बटल है 2 भाग में। अब एक काम कुछ होता है, देखो शुक्राणु को बनने के लिए टेम्परेचर 37 डिग्री से क्या चाहिए, कम चाहिए। अगर शुक्राणु को जैसा ही 37 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, शुक्राणु नहीं बनेगा या शुक्राणु मर जाएगा। तो अब बताओ, शुक्राणु बने इसीलिए वृषण कोष बनाया गया है। अब वृषण कोष क्या करता है कि शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या करता है, कम करके रखता है। ठीक है, शरीर के टेम्परेचर पर अगर शुक्राणु बनता ना, तो ये जो वृषण कोष था ना, ये देखो ये जो हम लोग नर जनतन देखते हैं, वो यहाँ जो इतना जो पार्ट होता है ना, वो क्या रहता है उदर गुहा के अंदर, यानी कि पेट के अंदर। और जो एक नीचे वाला भाग होता है कुछ होता है उदर गुहा के बाहर। तो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताओ, ये वृषण कोष उदर गुहा के बाहर का है, तो वृषण कोष का है, क्या कि वृषण कोष में क्या रहता है, वृषण। अब वृषण कोष के निर्माण करता है शुक्राणु के। शुक्राणु को जब 37 डिग्री मिलेगा तो शुक्राणु के निर्माण नहीं कर पाएगा, इसीलिए वृषण कोष बाहर रहता है। वृषण कोष क्या करता है कि शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या रखता है, कम रखता है। ये हमेशा कम रखता है इतना, यानी कि तो जितना शरीर के तापमान है, बस वृषण कोष में ओकरा से तापमान थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। कितना टीचर तो ये लिखवा देता है कि एक तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, बताओ बर्फ जम जाएगा, नहीं जम जाएगा। तो ये पूरा याद रखना, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का होता है, कम होता है। यानी कि 2 घटा दो तो कितना हो गया, 35 डिग्री, 35 डिग्री 34.5 डिग्री, इतना टेम्परेचर को बना के कौन रखता है, वृषण कोष। बताओ वृषण कोष याद हो गया। वृषण कोष का संरचना कैसे होता है, थैली में। ये अंदर से के भाग में बटा रहता है, इस संख्या में क्या होता है, एगो। और एक काम कुछ होता है, इस शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या रखता है, कम रखता है। ये बता वृषण कोष सबके क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब दूसरा का आता है वृषण, मेन है वृषण। अच्छा बताओ वृषण तो संरचना में कैसन दिख रहा है, अंडाकार या गोलाकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो इसको बोल सकते हैं कि यह अंडाकार होता है चाहे कुछ होता है, गोलाकार होता है। देखो वृषण कोष का संरचना तुमको कैसन दिख रहा है, अंडाकार दिख रहा होगा या कैसन दिख रहा होगा, गोलाकार दिख रहा होगा। अब ये बताओ, एक तो सबसे पहले बोल देंगे कि संरचना कैसन है, गोलाकार। इस संख्या में क्या है, 2 गो, यानी कि जोड़ा में क्या होगा, एगो। तो बोल देंगे कि यह एक जोड़ा अंडाकार या गोलाकार संरचना होता है। याद रखना, यह एक जोड़ा अंडाकार या गोलाकार संरचना होता है। अब बता एक काम कुछ है, शुक्राणु का निर्माण करता है। ये रहता कहाँ है, तो वृषण कोष में रहता है। बता इतना चीज को मैं लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। सबसे पहले बताओ वृषण कोष इस संख्या में क्या रहता है, 2। तो लिखेंगे कि यह एक जोड़ा दिख कैसे रहा है, गोलाकार या अंडाकार। तो बोल देंगे कि यह एक जोड़ा गोलाकार या अंडाकार संरचना होता है, जो कहाँ पाया जाता है, वृषण कोष में। और ये निर्माण को जी करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है।
ठीक है। अच्छा ये बताओ शुक्राणु के निर्माण, एगो शुक्राणु पढ़ा होगा, एगो अंडाणु, चलो एक बाद में बताएंगे, पर खाली इतना याद रखना वृषण के बारे में कि अगर संख्या 2 होता है, संरचना अंडाकार होता है, इकोची का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। यह उदर गुहा के अंदर रहता है कि उदर गुहा के बाहर रहता है, तो यह उदर गुहा के बाहर। लेकिन कुछ जीव में उदर गुहा का रहता है, अंदर रहता है। जैसे डॉल्फिन के देख लो, डॉल्फिन का त्वचा इतना मोटा रहता है कि बाहर कितना टेम्परेचर है, शरीर का टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, मेंटेन करके चलता है। लेकिन हमने का त्वचा इतना मोटा है नहीं, मोटा है, कोनो खा लेती तो भले हो जाती है, अलग बात है, लेकिन लइकन पतला रहता है बेचारा। चलो तो ये वाला बात बढ़िया से याद रखना। तीसरा का चलो इतना लिखल है जो समझा देते हैं मिटार के पहले। दिख रहा है, देखो क्वेश्चन था नर जनन तंत्र का सचित वर्णन करें, ये तुम्हारा प्रश्न था, ठीक है। नर जनन तंत्र का सचित वर्णन करें। सबसे पहला क्वेश्चन था वृषण कोष। ये बताओ वृषण कोष कैसन संरचना है, एक थैलीनुमा संरचना होता है। वृषण कोष कैसन होता है, एक थैलीनुमा संरचना होता है, जो अंदर से के भागों में विभाजित होता है। अब प्रत्येक भाग में एक कोची पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। देखो यहाँ तक बताओ, कोई के समझे में याद करने में दिक्कत है, वृषण पाया जाता है। वृषण कोष तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि यह शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या करता है, कम करता है। पता ये पूरा जो मैटर समझा है, पूरा सबके याद हो गया कि नहीं याद हो गया। चलो अगला देखते हैं, दूसरा का लेकर समझाए थे वृषण। यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होता है, और ये बनाता को चाहिए शुक्राणु। ये भी तुमको बात हम बढ़िया से समझा दिए थे। अब आता है तीसरा को चाहिए अधिवृषण। चलो देखो अधिवृषण के बारे में भी समझा देते हैं पहले। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एगो लिखवा दिए थे अधिवृषण, अधिवृषण नहीं दर्शा है। देखो ये जो स्प्रिंगवाइसन है इसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण। अब अधिवृषण के काम को चाहिए, ये बताओ कोई भी चीज जहां पर निर्माण होता है वही परिपक्व होता है। परिपक्व मतलब कुछ होता है मेच्योर होना। तोहनी के जन्म कहाँ हो गया हो, या तो घरे हुआ होगा, लेकिन हॉस्पिटल में हुआ होगा, कहीं हुआ होगा। लेकिन बता तोहनी पढ़ने के लिए का हॉस्पिटल या घरे जाता है, कहीं दूसरा जगह जाता है कि नहीं जाता। तो ऐसा ही शुक्राणु है, शुक्राणु बनेगा कहाँ, वृषण में, लेकिन वृषण के पास रहेगा नहीं। ये बनला के बाद शुक्राणु कहाँ भाग जाएगा, अधिवृषण के पास। अब अधिवृषण के पास क्या हो जाएगा, परिपक्व होता है। यहाँ शुक्राणु खाली बना, लेकिन बताओ गति करने के लिए सीखने के लिए कहा जाता है अधिवृषण, जिसे तो पढ़ने के लिए कहा था। अच्छा ये बताओ यहाँ पर शुक्राणु कहाँ इकट्ठा होता है, तो अधिवृषण के पास। अच्छा अस्थायी रूप से होता होगा कि अस्थायी रूप से होता है, अस्थायी मतलब कुछ तो यहाँ पढ़े आया है, अस्थायी रूप से कि अस्थायी रूप से, अस्थायी। यहाँ आता है 2 से 3 घंटा पढ़ेगा फिर भाग जाए। राम राम मैडम जी। राम राम बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैडम जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। मैडम जी नमस्ते। जाएगा So don't waste my time then. I just been living online. My city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. I got my परमानेंट पढ़ेगा नहीं, 2 से 3 घंटा पढ़ता है फिर भाग जाता है, फिर आता है फिर पढ़ता है फिर भाग जाता है। वैसा ही शुक्राणु है, शुक्राणु बनला के बाद कहाँ जाएगा, अधिवृषण में। अस्थायी रूप से क्या, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, और गतिशील और परिपक्व होके फिर शुक्र वाहिनी द्वारा आगे बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ परमानेंट के लिए नहीं रुकता। तो चलो ये वाला बात समझा देते हैं। देखो अधिवृषण यह एक जोड़ा, ये बताओ कुंडलित नुमा है कि नहीं है, ये बताओ संरचना कैसन है, एगो है कि 2 है, एगो नहीं, संरचना में 2 है और जोड़ा में क्या है, एगो। ये बताओ कैसन संरचना है, कुंडलित नुमा। तो वही लिखा गया है कि यह एक जोड़ा कुंडलित नुमा संरचना होता है जो वृषण कोष के बाहर पाया जाता है। ये बताओ वृषण कोष में है कि वृषण कोष के बाहर है, या वृषण कोष के बाहर पाया जाता है, जो शुक्राणु को गतिशील एवं अस्थायी रूप से क्या करता है, इकट्ठा रखता है, यानी कि स्टोर रखता है। ठीक है, तो वृषण कोष समझ में आ गया ना। वृषण कोष बता इस संख्या में क्या जोड़ा, एक जोड़ा। ये दिखता है कैसन, कुंडलित नुमा दिखता है। ये बताओ वृषण के अंदर पाया जाता है कि बाहर पाया जाता है, वृषण के एकदम जस्ट ऊपरे पाया जाता है। और इस शुक्राणु को क्या करता है,
गतिशील एवं अस्थायी रूप से इकट्ठा करता है, स्टोर रखता है। ये बताओ, अगर हल्का लिखवा दिए शुक्र वाहिनी, ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है पूरा, ये कौन है? शुक्र वाहिनी है। अब शुक्र वाहिनी को होता है, क्या जोड़ा होता है? यह एक जोड़ा। कैसन होता है? नलिनुमा संरचना होता है। जो शुक्राणु को, याद रखना, जो शुक्राणु को शुक्राशय तक, याद रखना, ये वाला जो दिख रहा है ना गोल का, इसको क्या बोलते हैं? शुक्राशय। कौन ग्रंथि है? शुक्राशय ग्रंथि है। तो याद रखना, यह शुक्राणु को शुक्राशय तक कुछ करता है, स्थानांतरित करता है। जो शुक्र वाहिनी होता है, देखो तो नहीं सुना होगा एगो नर नसबंधी मादा नसबंधी, तो नर नसबंधी में एकरे काट के ना कुछ कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब बताओ, शुक्राणु बनेगा भी, शुक्राणु परिपक्व भी होगा, लेकिन शुक्राणु को आगे जाने के लिए रास्ता मिलेगा? नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ किसको काट के बांध दिया जाता है? तो शुक्र वाहिनी को काटकर, शुक्र वाहिनी को काट के जाता है, बांध दिया जाता है। तो याद रखना, शुक्र वाहिनी में क्या बोलेंगे कि यह एक जोड़ा कैसन संरचना होता है? नलिनुमा संरचना होता है, जो शुक्राणु को कहाँ तक? यहाँ तक लेके आता है, शुक्राशय तक स्थानांतरित करने में मदद करता है और स्खलन नलिका का निर्माण करता है। अब स्खलन नलिका कुछ होता है, यहाँ तक तो हम बोल लेंगे कुछ शुक्र वाहिनी, और यहाँ के बाद ये वाला जो डक्ट है इसको बोलते हैं स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका। ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट होता है। तो ये वाला को क्या नाम देते हैं? स्खलन नलिका। तो स्खलन नलिका कैसे बनता है? इस शुक्र वाहिनी आगे बढ़कर जब शुक्राशय से मिलता है तो कोची का निर्माण करता है? स्खलन नलिका के निर्माण करता है। तीसरा, चौथा याद रखना, मूत्र मार्ग। देखो एकरा में यह एक कैसन नली होता है? पेशीय नली होता है। जो मूत्राशय से निकलने वाले नली, याद रखना, कुछ हो गया, ये पूरा कुछ मूत्राशय, यहाँ से निकलने वाला जो नली होता है और ये जो स्खलन नलिका होता है, ये दोनों जब आपस में मिल जाता है तो मिलने के बाद जो नली बनता है, यही नलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग नली कहते हैं, तो मूत्र मार्ग कहते हैं। अगर हल्का लिखवा दे शीर्ष, तो याद रखना एक है शीर्ष न, एक परिभाषा में ज्यादा नहीं कुछ बोलना है, बस बोल देंगे कि यह एक मोटा मांसल कुछ होता है, संरचना होता है, जो नर युग्मक को, यानी कि नर युग्मक शुक्राणु को मादा प्रजनन तंत्र में स्थापित करने का कार्य करता है। तो यही था तो कुछ नर जनन तंत्र। एक बार आप बोलो तो समझा देते हैं, फिर समझाते हैं। देखो सबसे पहले का कौन कोष था? वृषण कोष। ये बताओ वृषण कोष की संरचना कैसन था? अंदर से के भाग में बटल था? दो भाग में, प्रत्येक भाग में एक कोची था? वृषण। देखो एगो एनहू है, एगो एनहू वृषण पाया जाता है। और एक काम कुछ होता है, तो यह शरीर के शुक्राणु को बनाने हेतु शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम करता है। दूसरा का बात है वृषण। ये बताओ एक संख्या के जोड़ा? एक जोड़ा। यही बताइए कहाँ पाया जाता है? वृषण कोष में पाया जाता है। एक संरचना कैसन होता है? अंडाकार होता है, अंडाशय नहीं, अंडाकार होता है। अब निर्माण कुछ के करता है? शुक्राणु के निर्माण करता है। इसके बाद तुमको हम लिखवा दिए थे अधिवृषण। याद रखना, अधिवृषण एक जोड़ा कुंडलित नुमा संरचना होता है जो शुक्राणु को गतिशील एवं अस्थायी रूप से इकट्ठा रखता है। फिर लिखवा दिए थे कुछ मूत्र मार्ग, ये वाला एक परिभाषा कुछ था नहीं, पहले लिखवाए थे शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी की परिभाषा कुछ था कि यह शुक्राणु को कहां से? शुक्राणु को शुक्राशय तक लाने में मदद करता है और यह आगे चलकर स्खलन नलिका का निर्माण करता है। फिर लिखवा दिए थे कुछ मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में कुछ लिखवा दिए थे कि मूत्राशय से निकलने वाली नली और स्खलन नलिका आपस में मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। और सबसे लास्ट लिखवा दिए थे शिस्त। यह एक मोटा मांसल संरचना होता है जो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु को मादा प्रजनन तंत्र में स्थापित करने काम करता है। तो इतना थोड़ा कुछ ही नर जनन तंत्र। अब अगला लिखवाएंगे मादा जनन तंत्र।